स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल विधि सारथी में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मूलभूत ढांचे का सिद्धांत। मूलभूत ढांचा यानी जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, जो हमारे संविधान का ढांचा है, जिस जो एक बेस है हमारे स्ट्रक्चर का, एक नींव है हमारे स्ट्रक्चर की, संविधान की, जिसके बिना संविधान का टिकना नामुमकिन है। उसे कहते हैं वो प्रोविजंस जो हमारे संविधान की जान है, जिन पर संविधान आधारित है। और ये जो प्रिंसिपल आया था, ये सबसे पहले आया था हमारा केशवानंद भारती में। और जो आधारभूत ढांचे का सिद्धांत है, ये इसी केस में पारित किया गया था। चलिए अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य। तो गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य में क्या हुआ था, यह भी निर्धारित किया गया था कि जो संसद 368 में लॉ बनाती है ना, वो उस प्रक्रिया के अनुसार भाग 3 में संशोधन नहीं कर सकती। यानी कुछ भी ऐसा नहीं कर सकती जो भाग 3 से असंगत हो। फिर उसके बाद क्या हुआ, 42वां संविधान संशोधन आया, संसद को फिर से शक्ति प्राप्त हुई और अनुच्छेद 368 उससे क्या हुआ कि अनुच्छेद 368 जो हमारा संविधान संशोधन का से संबंधित उपबंध है, उस भाग 3 में कहा गया कि 13 की कोई बात इस पर लागू नहीं होगी। यानी क्या हुआ, गोलकनाथ ने कहा कि कोई भी संसद ऐसा कानून नहीं बना सकती संविधान संशोधन के द्वारा जो भाग 3 से असंगत होगा। यानी भाग 3 में संशोधन करके उसके प्रतिकूल, उसके को कम करने वाला कानून नहीं बनेगा। उसके बाद में मैंने आपको बताया था 24वां संविधान संशोधन हुआ था। 24वें संविधान संशोधन के द्वारा 13 अनुच्छेद में 4 जोड़ा गया था और 4 में ये कहा गया कि अनुच्छेद 368 की कोई भी बात अनुच्छेद 13 की विधि पर लागू नहीं होगी। अनुच्छेद 13 में विधि बताई थी कि विधि क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि ये जो भी हैं, अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, उपनियम, रूढ़ी, प्रथा, ये सब विधि में आएंगे और कोई भी संसद चाहे संविधान संशोधन के द्वारा या किसी भी तरीके से ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगी जो भाग 3 के असंगत होगा, उसकी शक्ति को कम करता होगा, छीनता होगा। परंतु 24वां संविधान संशोधन आया, उसमें 13(4) जुड़ा। उन्होंने कहा कि 368 की कोई बात अनुच्छेद 13 में विधि नहीं है। यानी 368 में हम कुछ भी विधि बना सकते हैं, उसे आप चैलेंज नहीं करोगे कि भाग 3 से असंगत है। फिर इस संविधान संशोधन के बाद आया केस केशवानंद भारती। केशवानंद भारती वाले केस में क्या हुआ, 24वें संविधान संशोधन को सही कहा गया और उन्होंने जो कहा लास्ट में कि माना कि 368 में संसद को संविधान संशोधन करने की काफी बड़ी शक्ति है, किंतु ये विस्तृत तो है इसका रूप, परंतु ये सीमित है, इस पर लिमिटेशंस हैं। संसद कोई भी ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जिससे कि आधारभूत ढांचा जो हमारे संविधान का है वो नष्ट हो जाए। अब इस केस में आधारभूत ढांचे क्या क्या बताया गया, संविधान की सर्वोच्चता, सरकार का गणतंत्रात्मक स्वरूप, देश की संप्रभुता, संविधान का धर्मनिरपेक्ष रूप, विधानमंडल, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा, व्यक्ति की गरिमा जो भाग 3 में वर्णित है, विभिन्न मूल अधिकार द्वारा जो निश्चित की गई है, और एक और था इसमें राष्ट्र की एकता, अखंडता। तो इस केस में ये 7 पॉइंट बताए गए। इसी प्रकार एक केस और आया, इंदिरा गांधी नेहरू बनाम राजनारायण। उसमें भी बताए गए आधारभूत ढांचा क्या क्या है। उन्होंने बताया विधि का शासन, विधि के समक्ष समानता, स्वतंत्र और उचित चुनाव, ये आधारभूत ढांचा है हमारे संविधान का। इस प्रकार क्या हुआ कि इससे अनुच्छेद 368 में 2 खंड जोड़ दिए गए, 4 और 5। खंड 4 तो कहता था कि 368 के अधीन संविधान संशोधन जिसमें भाग 3 शामिल है या जिसको इस प्रकार किए जाने का आशय है, भले ही संशोधन से पहले हुआ हो 42 में, चाहे बाद में हुआ हो, न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं देंगे कि वो अनुच्छेद में निर्धारित प्रक्रिया का पालन हुआ या नहीं हुआ। यानी कि चैलेंज नहीं कर सकते आप,
जो भी संसद संशोधन कर रही है आप चैलेंज नहीं करोगे उसको। तो और खंड 4 में अधीन क्या है के अनुसार इस अनुच्छेद के अधीन विधानमंडल को क्या है, उपबंधों को संशोधन, परिवर्तन, सारी वो होगी शक्ति, कोई पाबंदी नहीं होगी संसद पर, यानी एक अनलिमिटेड पावर। अब क्या हुआ, ये चीज बुरी लगी, गलत लगी, तो 42वें संविधान संशोधन को मिनर्वा मिल्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एक केस आया माननीय उच्चतम न्यायालय का, उसमें चुनौती दी गई। उन्होंने कहा इस केस में कि ये जो 42वां संविधान संशोधन है, अनुच्छेद उससे उससे क्या जुड़ा, अनुच्छेद 368 में खंड 4 और खंड 5 जोड़े गए। उन्होंने कहा भाई ये असंवैधानिक है, क्योंकि ये तो संसद को निरंकुश बना देंगे। तो इस केस में कहा गया कि तो 4 और 5 हैं, ये दोनों असंवैधानिक हैं और कोई भी संविधान संशोधन ऐसा नहीं होगा जो आधारभूत ढांचे को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इस केस में उन्होंने आधारभूत ढांचे के बारे में क्या क्या बताया, विधि का शासन, समता का अधिकार, पृथक्करण का सिद्धांत, संविधान की सर्वोच्चता, संघवाद, पंथ निरपेक्षवाद, देश की प्रभुत्ता, लोकतंत्रात्मक ढांचा, संसदीय प्रणाली, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 32, 136, 141, 142 की शक्ति, कुछ मामलों में मूल अधिकार, संसद के संविधान करने की संशोधन करने की सीमित शक्ति और न्यायिक पुनर्विलोकन। एक केस आया एल चंद्र कुमार, उसमें बताया कि जो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है वो हमारे संविधान का आधारभूत ढांचा है। इस प्रकार आपको केसेस के माध्यम से आधारभूत ढांचे के बारे में बताया गया और उम्मीद है अब आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। जो भी मटेरियल है अगर आप चाहें तो उसकी हेल्प ले लें, उसे पढ़ लें और इस वीडियो को 1-2 बार सुन के तब उसे पढ़ेंगे तो ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो से लाभ हो रहा है, आपको लग रहा है शॉर्ट टर्म तैयारी हो रही है, आपको इस समय जो प्रॉब्लम होती है कि कोई समझाने वाला नहीं है, आपको समझ में आ रहा है इस वीडियो के थ्रू, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।